है इसमें आपको जो मिलेगा उसमें मैंने तीन चीज़ें इकट्ठा की हुई है। पहला अमेंडमेंट, जो भी आपका पूरा अमेंडमेंट रहेगा वो। सेकंड रहेगा आपका केस सिनेरियोस, जो भी आईसीआई के केस सिनेरियोस है जिसपे ऑलरेडी मेरे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, जो मैं आपको लिंक के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। केस सिनेरियोस पे डिस्कशन और कुछ एमटीपीज आरटीपीज के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, स्पेशली पास्ट एग्जाम वाले। करेक्ट। तो ये तीन चीज़ें आपको आज मिलेगी, जिसमें आज का हमारा फोकस जो है वो पूरी तरीके से अमेंडमेंट पे रहने वाला है। ठीक। तो अब हम आ रहे हैं अमेंडमेंट पे। जैसा पता है आपको, शीट आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता ना करें। करेक्ट। चलो तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। मैटर ऑफ डिस्कशन बड़ा सिंपल रहेगा। चैप्टर वाइज क्या था, क्या चेंज हुआ, क्या अपडेट करना है, वो सब आप फिर रेलिवेंट अपनी बुक में जहां जहां जरूरत है, अदरवाइज शीट आपके पास अवेलेबल है, उसका इस्तेमाल करें। अमेंडमेंट। तो हेलो एवरीवन, अमेंडमेंट जो है, दिस इज द अमेंडमेंट क्लास, जिसमें हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे जो भी अमेंडमेंट लाया गया है फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जाम ऑफ मई 2024। तो मई 24 के तौर पे कई सारे अमेंडमेंट जो आईसीआई के द्वारा लाए गए हैं, अब उसको हम यहाँ पे इस समय में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज। जैसा आप जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मई 24 के जो भी अमेंडमेंट्स है वो टिल 31 अक्टूबर 23 तक के अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहते हैं। यस। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो फर्स्ट में से 31 अक्टूबर तक जितने भी रेलिवेंट सर्कुलर्स काउंसिल के रिकमेंडेशन पे किया, वो सब अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। करेक्ट। तो अब उसकी अगर शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में जैसे सबसे पहला चैप्टर सप्लाई। सप्लाई की अगर हम बात करें, तो सप्लाई को लेके कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं जिसको आप डेफिनेटली एग्जाम में पा सकते हैं। अमेंडमेंट्स का रेलिवेंस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20 से 30% आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सवाल आपके अमेंडमेंट के एरिया से रहेंगे। करेक्ट। तो जितने भी रिसेंट चेंजेस लाए गए, जितने भी रिसेंट अमेंडमेंट्स किए गए, उसी से रिलेटेड एक केस स्टडी एग्जाम पे आपको बना के दिया जा सकता है। जैसे कि अब एक एक करके अमेंडमेंट चालू करते हैं। पहला टॉपिक था सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई की जब हम बात कर रहे थे, तो सब सप्लाई में जो अमेंडमेंट किया गया, सबसे पहला अमेंडमेंट याद करिए, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 जब हम पढ़ते थे, तो शेड्यूल 3 में देयर वर वेरियस इंस्टेंसेस विच वर ट्रीटेड एज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उन्हें ना गुड्स माना जाता था ना सर्विस माना जाता था। तो उसमें ऐसे तो 8 पैराज है, लेकिन आपके इंटर लेवल पे 6 पैरा है। तो उसमें जो आखिरी पॉइंट आप पढ़ते थे वो होता था एक्शनेबल क्लेम्स। कि एक्शनेबल क्लेम्स ना सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। लेकिन वहां पे भी लिखा हुआ था अदर देन गैम्बलिंग, बैटिंग और लॉटरी, तीन चीजों को एक्सक्लूजन था। इसका मतलब कि वो सप्लाई है और उस पर जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहला चेंज क्या आया, वो गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी को अब वो वर्ड हटा के वहां पे एक वर्ड जोड़ा गया है, और वो वर्ड है आपका स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या लिखा गया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। यानी अब वहां गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी वर्ड हटा के शेड्यूल 3 के पैरा 6 में, मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट भी बता रहा हूँ, शेड्यूल 3 के पैरा 6 में जहाँ पे लिखा हुआ था एक्शनेबल क्लेम अदर देन गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी, अब उसकी जगह वर्ड आ गया है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। करेक्ट। यानी गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी वर्ड हटा के वहां पे लिखा गया स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है, अब वो क्या होता है उसको डिफाइन किया गया। उसकी एक डेफिनेशन डाली गई नई 2102A में। करेक्ट। तो एक नई डेफिनेशन इंसर्ट की गई है 2102A। तो 2102A जो है, ये डिफाइन करता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। कहने का मतलब, पहले वहां पे सिर्फ तीन ही चीज लिखी हुई थी, अब वो तीन को हटा के स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम वर्ड डाला। और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है, तो अब वहां पे 6 चीजें कर दी, और 6 में से 3 तो वही है, दैट इज गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी। तो गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी ये तो पहले भी था, अभी भी है। अब उसकी जगह
तीन और नए वर्ड ऐड कर दिए गए, और वो तीन नए वर्ड क्या है? एक है कैसीनो, एक है हॉर्स रेसिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग। इसका मतलब अब ये छह चीजें एक्शनेबल क्लेम के बाहर है, दायरे से बाहर, मतलब एक्शनेबल क्लेम तो है लेकिन शेड्यूल 3 के दायरे से बाहर है। और शेड्यूल 3 के दायरे से बाहर मतलब ये सब पे क्या होगा? सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। करेक्ट, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स हम देखते हैं गुड्स होता है। गुड्स की डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 52 में खास तौर पे लिखा हुआ था गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। करेक्ट, लेकिन शेड्यूल 3 जाके हम पढ़ते थे तो वहां लिखा मिलता था कि एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे वही चीज को बाहर किया। इसका मतलब अब वो तीन वर्ड की जगह वर्ड है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। द वर्ड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इज डिफाइंड अंडर 2102A, और उसमें छह चीजें डाल दी गई है। तो उसमें तीन जो एडिशन हुए, जो आपको फोकस रखना है, वो तीन एडिशन है, ऑब्वियस सी बात है, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब ये भी एक्शनेबल क्लेम है। इसका मतलब इसको कोई भी करेंगे तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, जीएसटी लेवी होगा। फिर डेफिनेशंस के तौर पे इंसर्ट किया, ऑनलाइन गेमिंग किसको बोलते हैं और ऑनलाइन मनी गेमिंग किसको बोलते हैं। ये दो डेफिनेशंस भी ऐड कर दी गई सिंपल लैंग्वेज में। आप जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग का मतलब ऑफरिंग अ गेम ऑन इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो जो भी गेम इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे चल रहा है तो उसको आप ऑनलाइन गेमिंग बोलते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या? तो ये जितने भी आजकल आप चलते हैं जहाँ पे आप पैसा लगाते हैं और वो पैसे में जीत की चाहत में, करेक्ट, ऐसे कई सारे गेम्स आपकी नज़र में चलते हैं। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग का मतलब ऑनलाइन गेमिंग इन विच प्लेयर्स पे और डिपॉजिट मनी और मनी इज वर्थ इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट। और वर्चुअल डिजिटल एसेट फिर क्या होता है? उसके लिए रेफरेंस लिया इनकम टैक्स एक्ट का। तो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब वही है जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया। तो ऐसे कुछ वर्ड्स, नए वर्ड्स डाले गए थे। ठीक, तो ये पहला अमेंडमेंट आपके काम का था। सप्लायर की डेफिनेशन में भी थोड़ा लिटिल चेंज करके क्या बोला गया कि अब जो व्यक्ति ये ऑनलाइन मनी गेमिंग करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करा रहा हो, प्ले करवा रहा हो, जो भी व्यक्ति करा रहा है, अब उसे भी सप्लायर ट्रीट किया जाएगा ताकि जीएसटी लेवी ऑन सप्लायर किया जा सके। ठीक, तो ये पहला चेंज था। तो पहला चेंज आपने देखा शेड्यूल 3 और बेसिकली स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और उससे रिलेटेड चेंज था। दूसरा एक सर्कुलर है जो बड़ा फेमस सर्कुलर था, जो अगर आपने सुना भी होगा। तो दूसरा सर्कुलर आया था विद रिस्पेक्ट टू सिनेमा हॉल्स। तो सिनेमा हॉल्स में जब आप पिक्चर की टिकट बुक करते हैं तो कई बार पिक्चर की टिकट के साथ जिसके लिए हम जाते हैं, करेक्ट, तो पॉपकॉर्न और ये सब खाना पीना, फूड बेवरेजेस, वो भी आप बुक करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिनेमा मूवी जो है उसका जीएसटी का रेट अलग होता है लेकिन खाने पीने का रेट जीएसटी का अलग था। तो अब कंफ्यूजन ये था कि जीएसटी कौन सा चार्ज करना चाहिए। तो अब उसको लेके एक क्लैरिफिकेशन दिया गया। क्लैरिफिकेशन जो डेफिनेटली एक केस स्टडी बन के आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। करेक्ट, तो ये क्लैरिफिकेशन क्या है? सप्लाई ऑफ फूड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल्स टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। इसका मतलब यहाँ पे हमने दो चीजें देखनी। सबसे पहली बात, अगर आपने मूवी की टिकट खरीदी है, अगर आपने खाली मूवी की टिकट खरीदी है तो वो एक सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस हुआ। सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस हुआ तो उस पर जीएसटी का रेट जो सिनेमा वाला है वो लगेगा। लेकिन उसके बाद अंदर जाके आपने जो खाने पीने का सामान खरीदा तो फिर वो एक तरीके से रेस्टोरेंट की सर्विस माना जाएगा, जो एक सर्विस दे रहा है। और रेस्टोरेंट की सर्विस है तो उस पर वो जीएसटी का रेट लगेगा जो रेस्टोरेंट का रेट है, यानी दो अलग रेट। पिक्चर की टिकट पे रेट अलग रहेगा और खाने पीने की चीज़ों पे रेट अलग रहेगा। ये कब? अगर आपने दोनों अलग अलग किया। लेकिन कई बार आप मूवी की टिकट कैसे बुक करते हैं? कई बार आप मूवी की टिकट बुक करते हैं एक साथ, यानी टिकट बुक की और साथ में कॉम्बो पैक। करेक्ट, तो ऐसा कुछ भी अगर आपने बुक किया जिसके लिए सिंगल कंसिडरेशन दिया, तो अब याद करिए अगर ऐसा कुछ किया तो कोई अकेला सिनेमा हॉल तो है नहीं जो ऐसा ऑप्शन आपको दे रहा है। तो ऐसे ऑप्शंस अगर आप अवेल करते हैं जहाँ पे सिंगल बुकिंग में मूवी प्लस खाना पीना दोनों आप बुक करते हैं, तो फिर ये एक नेचर ऑफ कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई का मतलब वो रेट लगेगा जो उसकी पहचान है। तो तू खाने के लिए पिक्चर देखने जाता है कि पिक्चर के लिए खाना खाने जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है पहला प्रायोरिटी वहाँ पिक्चर देखना होता है। अब भले ही वहाँ व्यक्ति जाए खाने पीने के हिसाब से, दैट डज नॉट मैटर। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मूवी। तो पूरे टिकट पे क्या चार्ज लगेगा? पूरे टिकट पे वही चार्ज लगेगा जो सिनेमा का है। करेक्ट, तो पहले क्या बोला?
सप्लाई ऑफ फूड बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल इज टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। तो ये रेस्टोरेंट सर्विस है और रेस्टोरेंट पे जीएसटी का रेट 5% होता है, तो 5% वाला रेट लगेगा अगर अलग से आपने लिया। फूड बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ सर्विस, तो वहां पे वो एक सर्विस होता है। सप्लाइड इंडिपेंडेंट, दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो फूड बेवरेजेस आर सप्लाइड बाय वे ऑफ सर्विस, तो फूड बेवरेजेस सर्विस के तौर पे दिया जाता है। एंड सप्लाइड इंडिपेंडेंट ऑफ सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस, तो इंडिपेंडेंट, हर व्यक्ति टिकट के साथ तो बुक नहीं करता है, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो आपने टिकट खरीदी, फिर वहां जिसको वो खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है मत खरीदे, तो इट इज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई। अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये दो अलग अलग सप्लाई, मूवी टिकट खरीदना अलग सप्लाई है और फूड बेवरेजेस खरीदना अलग सप्लाई हुआ। लेकिन वेयर द सेल ऑफ सिनेमा टिकट एंड सप्लाई ऑफ फूड बेवरेजेस आर क्लब्ड टुगेदर, जब ये दोनों को एक साथ करके बेचा जाता है कि भैया टिकट भी है और खाने पीने की चीज भी है, तो फिर ये बंडल सप्लाई है। क्लब टुगेदर किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज बंडल सप्लाई विच सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, तो इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और फिर पूरे सप्लाई पे टैक्स क्या लगेगा, कीवर्ड, जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वही टैक्स उस पर लगाया जाएगा। ये अपन ने देखा। सो ये प्रिंसिपल सप्लाई, यानी दो क्लैरिफिकेशन जो आए वो देख लिए। पहला अपन ने देखा था स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, दूसरा आया रेस्टोरेंट की सर्विस। ठीक उसी प्रकार से तीसरा आया विथ रिस्पेक्ट टू होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बारे में अपन ने देखा था कि होल्डिंग और सब्सिडरी जो होते हैं वो क्या माने गए, आपस में रिलेटेड पर्सन माने गए। और पैरा 2 शेड्यूल 1 जब आप जाके पढ़ते हैं तो पैरा 2 शेड्यूल 1 में क्या बताता था, एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन related persons or distinct persons or establishment of distinct persons for a consideration whether or not in course furtherance of business is a deemed supply। ये हम पढ़ते थे। तो ये जब चीजें आपने पढ़ा तो अब एक अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, क्या कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो उसको पैसे दिए, तो एक एक्टिविटी करी शेयर खरीदना, और उसके लिए सब्सिडरी कंपनी को पैसे भी मिले होंगे। तो अब होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर खरीदा, क्या ये फॉर मतलब काम था, तो क्या ये पैरा 2 शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई ट्रीट होके इस पे जीएसटी लेवी होने जैसी बात आनी चाहिए, क्योंकि बोथ आर रिलेटेड एंटिटी। तो यहाँ पे सीधा सा बात है, शेयर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है और शेयर्स जो खरीदे गए वो ना गुड्स होते हैं, शेयर सिक्योरिटीज होती है, एंड सिक्योरिटीज ना गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है ना सर्विस की डेफिनेशन में कवर्ड है। तो क्लैरिफिकेशन क्या आया, टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन सब्सिडरी बाय होल्डिंग कंपनी, ये जो एक्टिविटी है ऑफ होल्डिंग शेयर, ये क्योंकि होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, इट इज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट नहीं किया जा सकता। करेक्ट। तो क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटीज है और सिक्योरिटीज जो है नाइदर वो गुड्स होती है नॉर वो सर्विस होती है। तो इस लॉजिक के कारण ये जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के शेयर्स खरीदे इसको टैक्सेबल नहीं किया जा सकता। तो ये 3 चेंजेस आपको सप्लाई के टॉपिक से देखने को मिले। करेक्ट। पहला स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, दूसरा आपने देखा फूड बेवरेजेस, और तीसरा होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का शेयर। सबका आउटकम अपने को पता चल गया। करेक्ट। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम से जो बोला गया है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, उस पर जीएसटी लगेगा। सेकेंड, जो सिनेमा वाला है अलग अलग टिकट बुक किया, अलग अलग सप्लाई है, इंडिपेंडेंट रेट लगेंगे। कॉम्बो टिकट बुक किया तो फिर वो कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई दैट इज सिनेमा एग्जीबिशन, वो वाला लगेगा। और तीसरा आपने देखा होल्डिंग या सब्सिडरी के शेयर खरीदे, वो एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जा सकता, क्योंकि शेयर सिक्योरिटीज होते हैं, सिक्योरिटीज ना गुड्स होती है ना सर्विस होती है। अगले चैप्टर पे आए तो अगला चैप्टर है चार्ज अंडर जीएसटी। चार्ज अंडर जीएसटी पे अगर आप देखें तो चार्जेबिलिटी यानी सेक्शन 9 और सेक्शन 10 दो तरीके की चीजें अपन ने देखी थी। उसपे सबसे पहला चेंज आ रहा है 9 में। अब 9 में आया विथ रिस्पेक्ट टू सर्कुलर्स, कई सर्कुलर्स आए, उन्हीं में से आरसीएम से जुड़े हुए सर्कुलर्स। आरसीएम यानी 9(3) अमॉन्ग वेरियस सर्कुलर, एक सर्कुलर आपने देखा था कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और डायरेक्टर। डायरेक्टर जो भी सर्विस कंपनी को देता है तो वो सब अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आरसीएम के केस में कवर हो जाता है। करेक्ट। इसका मतलब अगर कंपनी ने एम्प्लॉय के तौर पे डायरेक्टर को अंडर 192 कुछ पेमेंट किया था, जिसपे टीडीएस 192 में डिडक्ट होता है, तो वो सैलरी होता था, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस पर आरसीएम की बात ही नहीं आती थी। लेकिन उसके अलावा जो भी सर्विस डायरेक्टर कंपनी को दे तो देखा गया 9(3) के अंदर वो कवर हो गया। लेकिन आज ऐसी कई सर्विस है जो मैं एक कंपनी को देता हूँ, बट भले ही मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूं, लेकिन वो सर्विस तो मैं वैसे भी दे सकता था इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं उस कंपनी का डायरेक्टर रहूं कि ना रहूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रॉपर्टी थी,
कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए था, तो मैंने अपनी ही प्रॉपर्टी कंपनी को किराए में दे दी। तो यहाँ पे अगेन डायरेक्टर इज रेंडरिंग सर्विस टू कंपनी। लेकिन सवाल है क्या मैंने ये कंपनी की कैपेसिटी में किया? नो, ये तो मेरी पर्सनल कैपेसिटी में। मैं अगर डायरेक्टर नहीं भी होता तो भी मेरे पास जगह थी, तो मैं कंपनी को किराए में दे सकता था। आरसीएम का लॉजिक था जो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर आप सर्विस देते हैं कंपनी को, उस पे आरसीएम का लॉजिक आता है। तो ये तो मैं पढ़ाते वक्त भी आपको बताता ही था कि इस पे आरसीएम नहीं आना चाहिए। देखो गवर्नमेंट, इधर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उधर गवर्नमेंट सर्कुलर निकाल रही है। क्या सर्कुलर निकाल रही है? कि जो भी पर्सनल कैपेसिटी में डायरेक्टर अगर सर्विस देगा तो ये रिवर्स चार्ज का केस नहीं है। और रिवर्स चार्ज नहीं मतलब उसमें नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में ही डायरेक्टर ने क्या करना है, जीएसटी लेना है कंपनी से और गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, तो वो फॉरवर्ड चार्ज का केस है। तो पहला इंस्टेंस क्या हुआ? टैक्स ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपलसरी सवाल देख सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन पर्सनल कैपेसिटी। एग्जांपल के तौर पे भी दिया सर्कुलर में, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नॉट पेबल अंडर आरसीएम। यानी बोला कि एग्जेम्प्ट है। वो टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा वो डायरेक्टर के ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करता है, करेक्ट। लेकिन वो टर्नओवर डायरेक्टर का भी है, वो तो आरसीएम का भी टर्नओवर डायरेक्टर का ही होता है, लेकिन इसमें जीएसटी कौन देगा? डायरेक्टर पे करेगा। तो डायरेक्टर समझिए तीन तरीके की सर्विस, यानी अभी इसको अगर अपन ऐसा समझे तो एक डायरेक्टर कंपनी को क्या कर सकता है? तीन तरीके की सर्विस देता है। एक वो देता है एज एन एम्प्लॉय, एक वो सर्विस देता है एज अ डायरेक्टर, कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, और एक वो देता है पर्सनल कैपेसिटी। अब ये तीन तरीके की सर्विस है। डायरेक्टर जो है रेंडर्स सर्विस टू कंपनी, ये तीन तरीके की सर्विस दे सकता है, एज अ एम्प्लॉय, एज अ डायरेक्टर और इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। जो एज एन एम्प्लॉय दिया ये तो नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, नो जीएसटी, इस पे तो जीएसटी की बात ही नहीं आती क्योंकि ये सर्विस है। जिसपे इसकी पहचान क्या थी? इसकी पहचान अपन ने देखा था टीडीएस अंडर 192, इनकम टैक्स में 192 में टीडीएस जिसपे कटा, तो वो ना सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस है। जो इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कैपेसिटी, जो कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर जैसे कि मीटिंग अटेंड करना, वो डायरेक्टर का राइट है, तो वो जो सर्विस दिया जा रहा है वो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है। तो उस केस में ये कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है, तो इस पे जीएसटी लगेगा। आरसीएम में कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी, तो इस पे कंपनी आरसीएम में जीएसटी की लायबिलिटी पे करती है, ये हमने सीखा था, करेक्ट। अब कंफ्यूजन इस बात को लेके था कि डायरेक्टर की क्या सारी सर्विस आरसीएम में आ गई? तो क्लैरिफिकेशन आया, दिस इज द क्लैरिफिकेशन। जो पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया सर्विस है, पर्सनल कैपेसिटी में दी जाने वाली डायरेक्टर की सर्विस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में कवर है, और उस केस में डायरेक्टर जो होगा विल बी लायबल, डायरेक्टर इज लायबल टू पे जीएसटी। तो उसमें अगर जीएसटी अगर लगना भी है, अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस भी कर रहा है, तो ये सब में डायरेक्टर की लायबिलिटी होगी, कंपनी आरसीएम में लायबिलिटी पे नहीं करती। यही क्लैरिफिकेशन दिया गया, ठीक। सो ये डायरेक्टर से जुड़ा हुआ क्लैरिफिकेशन था, जिसमें साफ कर दिया नॉट टैक्सेबल अंडर आरसीएम, इट इज सप्लाइड बाय हिम और इन कैपेसिटी एज डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, वही आरसीएम में आता है, ठीक। तो ये सर्कुलर उतना ही था। उसके बाद अगला, अमेंडमेंट्स इन द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विस टैक्स और नोटिफाइड सर्विसेज, यहाँ पे कॉमा रहना चाहिए, नोटिफाइड सर्विसेज टैक्स ऑन विच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय द रेसिपिएंट। तो मतलब वो लिस्ट जो नोटिफाई हुई है, ये लिस्ट में आप देखेंगे तो जो आरसीएम वाली लिस्ट थी अपनी, तो आरसीएम वाली लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करती है, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी कोई भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देती है तो वो आरसीएम में कवर्ड है। पर उसमें दो तरीके की चीजें एक्सक्लूड थी, एक था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि वो सेपरेटली कवर्ड था, और उसके अलावा तीन चीजें एक्सक्लूजन में थी, करेक्ट। क्या तीन चीजें एक्सक्लूजन में थी? एक था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एक था इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, पोर्ट और वेसल्स इनसाइड और विद इन द प्रेसिडेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, और तीसरा, ये तीसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो ये तीन चीजें एक्सक्लूजन में थी। एक्सक्लूजन में थी मतलब इन पे आरसीएम नहीं लगेगा, और आरसीएम नहीं लगेगा मतलब एफसीएम लगेगा, या तो एग्जेम्प्ट होगा या एफसीएम लगेगा, करेक्ट। अब हम जानते हैं ये सब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है। तो ये जो सर्विस है, अब जो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस थी वो तो है ही, अब हर जगह रेलवे को भी ऐड किया गया है अमेंडमेंट में, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
इंडियन रेलवे जो है उसको किसी भी नाम से पुकारो, चाहे इंडियन रेलवे बोलो, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोलो, ये जो भी सर्विस देती है तो ये भी रिवर्स चार्ज में नहीं है तो गवर्नमेंट की सर्विस, पर ये रिवर्स चार्ज नहीं है, अदरवाइज पूरा इंडिया ने रजिस्टर हो जाना था। करेक्ट, तो ये रेलवेज की सर्विस भी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगी, और रेलवेज ही आपसे टैक्स कलेक्ट करके अपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को पे करेगा। इट इज नॉट अ केस ऑफ रिवर्स चार्ज। तो वो 3 पॉइंट जो थे यहाँ पे, उसमें एडिशन में क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। और फिर वही 5A जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी सर्विस देती है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उसमें बोला गया था रिवर्स चार्ज में वो बिजनेस एंटिटी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। करेक्ट, उसमें भी साफ कर दिया एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वाली सर्विस तो ऊपर ही फॉरवर्ड चार्ज में है, इसलिए यहाँ से भी इसको एक्सक्लूड किया गया। तो कोई भी गवर्नमेंट की सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो रिवर्स चार्ज होता है। लेकिन अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसकी है, रेलवेज की है, तो फिर वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा। ठीक, अगला, टैक्स ऑन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय ओमनी बस। अब ओमनी बस जो ये करता है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस याद करिए किसमें कवर्ड है, 9(5). तो ये 9(5) में खास तौर पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो दिया जाता है, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है वो 9(5) में कवर होती है। और अदर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का एग्जेम्पशन अवेलेबल है, और एग्जेम्पशन अगर नहीं होता है तो फिर वो टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज में जाता है। ये पूरा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस का टैक्सेबिलिटी था। अब उसमें स्पेसिफिकली पहले तो वहां लिखा हो गया था पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी भी फॉर्म पे करो। करेक्ट, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन रेडियो टैक्सी से हो, मोटर कैब से हो, मैक्सी कैब से हो, मोटरसाइकिल से हो, और एनी अदर मोटर व्हीकल। एनी अदर मोटर व्हीकल मतलब सब आ गया। अब उसमें क्या किया था, अब उसमें ऐड क्या किया, अमेंडमेंट क्या किया, एक्सेप्ट ओमनी बस। एक्सेप्ट ओमनी बस यानी एक तरीके से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब उसमें पहले ओमनी बस को एक्सक्लूड किया, और ओमनी बस को एक्सक्लूड करके फिर क्या बोला, फिर वो पॉइंट डाला, ओमनी बस अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक हो रहा है, आमतौर पे ये जो भी चीज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक होती है तो लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की होती है अंडर 9(5). तो सप्लायर कोई भी हो, रेसिपिएंट कोई भी हो, 9(5) में ऑब्लिगेशन जो है इज ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अब चेंज क्या है कि अगर वो जो ओमनी बस सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस, अगर वो कौन है, वो कंपनी है, अगर वो कंपनी है और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू उसकी बुकिंग हो रही है, करेक्ट, तो कंपनी कोई छोटी मोटी व्यक्ति होती नहीं है, तो उसको उस पे ऑब्लिगेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर से हटा दिया गया, उस पे ऑब्लिगेशन किसका रहेगा, सप्लायर ऑफ सर्विस का ही रहेगा। करेक्ट, तो क्या बोला, अब क्या बोल रहा है, सप्लाई सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनी बस। ओमनी बस सप्लाई करेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ऑब्लिगेशन इको का ही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का ही है, लेकिन एक्सेप्ट कब इको का नहीं रहेगा, वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इको इज द कंपनी, इज द कंपनी। इसका मतलब अगर वो ओमनी बस वाला सर्विस प्रोवाइडर जो है, अगर वो कंपनी है, मैं कंपनी हूं, आपने ओमनी बस बुक करना है, आपने किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुकिंग करी, तो उस केस में अभी तक क्या हो रहा था, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाज द पर्सन, इसके ऊपर ऑब्लिगेशन था टू पे जीएसटी, पर क्योंकि अब मैं कंपनी हूं तो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर है, और जब ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर है मतलब नॉर्मल केस है, तो 9(1) में मैं टैक्स पे करूंगा, 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे नहीं करेगा। लेकिन मैं अदर देन कंपनी हूँ, मान लीजिए मैं ओमनी बस चलवाता हूँ, पर मेरा स्टेटस आइदर सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, और आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू मुझे बुक किया, तो वो आज भी 9(5) में ही है, उस पे जीएसटी की ऑब्लिगेशन ई कॉमर्स ऑपरेटर पे ही आएगा। तो चेंज क्या किया, केवल एक्सेप्ट ओमनी बस, और फिर वो एक्सेप्शन को वापस से डाला इज अ कंपनी। तो वो एक्सेप्शन क्या होगा, यानी अगर वो कंपनी है तो उस पे क्या होगा, उस केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज का केस आ जाएगा। तो फाइनली टैक्स ऑन सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस प्रोवाइडेड बाय कंपनी थ्रू इको इज नॉट पेबल बाय इको, इट विल बी पेबल बाय कंपनी इटसेल्फ। तो वो टैक्स कौन देगी, खुद कंपनी देगी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कंपनी विल हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे टैक्स। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर। तो चार्ज का भी अपन ने क्या क्या चेंज था, रेलिवेंट चेंजेस पूरा, तो 9(3) से रिलेटेड चेंज, 9(5) से रिलेटेड चेंज, ये अपन ने देख लिया। ठीक, उसके बाद
प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक, प्लेस ऑफ सप्लाई पे जब आता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई में दो एरिया पे बेसिक डिस्कशन किया है। एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई पे जब हम आते हैं तो याद करिए प्लेस ऑफ सप्लाई जब निकालना होता था गुड्स का, तो गुड्स के लिए आपके पास 5 अलग अलग इंस्टेंसेस होते थे, 10(1)(a)(b)(c)(d)(e), ये 5 क्लॉज पहले थे। अब एक नया क्लॉज डाला गया, वो है 10(1)(c)(a). क्या डाला गया? 10(1)(c)(a). अब ये 10(1)(c)(a) क्या है? जैसे याद करो मैंने बोला था कि कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में जाता है और वहां से सामान खरीद के आता है। अब एज अ सेलर मुझे थोड़ी पता कौन सा व्यक्ति कहाँ का है, तो प्रॉब्लम ये थी कि व्हाट टैक्स शुड आई चार्ज। याद करिए क्रोमा स्टोर इन बेंगलोर, रायपुर वाला व्यक्ति वहां गया खरीद के आया। नाउ क्रोमा स्टोर वाज अंडर कंफ्यूजन कि वो टैक्स कौन सा चार्ज करे। अगर व्यक्ति रजिस्टर्ड होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है? वो 10(1)(a) एंड 10(1)(c), वेयर इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयर इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। वो केस में हम देख चुके कि जहां मूवमेंट होता है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट तो मेकिंग ओवर डिलीवरी और हैंडिंग ओवर टू द रेसिपिएंट, मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है 10(1)(a) 10(1)(c), ये हम पढ़े थे। अब जब कोई अनरजिस्टर्ड बायर किसी सेलर के पास दूसरे स्टेट में जाता है गुड्स को खरीदने और वो बताता है कि मैं दूसरे स्टेट का हूँ, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसके लिए स्पेसिफिकली एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी है। देखो सी के बाद, करेक्ट, तो सी ए में क्या बोला गया कि अगर जो बायर ऑब्लिक रेसिपिएंट है वो अपना एड्रेस बता रहा है और सेलर बिल में वो एड्रेस स्पेसिफाई कर रहा है, बायर इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो दूसरे स्टेट का है और सेलर को वो एड्रेस बता रहा है, तो उस केस में अगर वो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो फिक्स है सेलर की जगह। अब अगर बायर ने अपना एड्रेस बताया है और सेलर बिल में वो एड्रेस दे रहा है, एड्रेस दे चाहे स्टेट का नाम दे उतना भी चल जाएगा अगर बायर अनरजिस्टर्ड है तो स्टेट का नाम भी बिल में बताया तो माना जाएगा कि अगर ये 2 डिफरेंट स्टेट निकल के आ गए तो इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई और फिर टैक्स टू बी लेविड विल बी आईजीएसटी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसके लिए क्या बोला यहाँ पे क्लियर किया कि वेयर द एड्रेस, एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, इज रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो लोकेशन एज पर एड्रेस माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर बिल में रिकॉर्ड ही नहीं है, एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड इज नॉट रिकॉर्डेड, तो फिर तो लोकेशन ऑफ सप्लाई फिर मैं नहीं मान सकता आप किधर के हो, मैंने तो फिर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी का बिल बना के देना पड़ेगा। करेक्ट, तो इसका लॉजिक क्या था? इसका लॉजिक यही ऊपर दिया हुआ है कि देर आर केसेस वेयर अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेजेस गुड्स ओवर द काउंटर, इसी को बोलते हैं ओटीसी यानी ओवर द काउंटर, कि गया किसी शॉप में सामान खरीद के आ गया। आप मुंबई गए, मुंबई की किसी दुकान में गए, सामान खरीद के आ गए, अब मुंबई वाला इज अंडर कंफ्यूजन कि वो टैक्स क्या चार्ज करे। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे जब ये ओवर द काउंटर सेल होती है इन वन स्टेट एंड देयर आफ्टर ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू अनदर स्टेट, आपने खरीदा उधर, फिर वहां से आप ट्रांसपोर्ट करके ला रहे हैं इधर, जनरली द स्टेट वेयर ही रिसाइड्स, तो जहां बायर है वो वहां पे वो गुड्स लेके आता है। फॉर इंस्टेंस कौन लोग ऐसा करते हैं? अक्सर माइग्रेंट वर्कर्स, टूरिस्ट, आप कहीं घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट, तो जिधर भी गए आप लेके आ गए सामान, who come to a state for a work or tourism etc and purchases goods in that state to take it to their respective state। तो एक स्टेट में गए और वहां से सामान खरीद के अपने स्टेट में आ गए जहां आप रहते हो, या अक्सर गाड़ियां खरीदनी होती है तो आप अक्सर गाड़ी खरीदना है तो आप ऐसा स्टेट खोजते हो जहाँ पे कम टैक्स लगे, कम चार्जेस लगे। खाली टैक्स का मतलब जीएसटी नहीं होता, और भी कई सारे टैक्सेस लगते हैं, तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, आरटीओ चार्जेस, रोड टैक्स, तो ये सब जिस स्टेट में कम लगता है, कई बार आप ऐसी भी प्लानिंग करते हैं कि गाड़ी मैंने उस स्टेट से खरीद के फिर यहाँ मंगा लेंगे, वो जहाँ से भी खरीदना। करेक्ट, तो मीनिंग देयर बाय ये सब जो काम कर रहे हैं, तो अब ऐसे इंस्टेंसेस पे टैक्स क्या चार्ज किया जाए? तो कम टू स्टेट फॉर वर्क टूरिज्म एंड परचेजेस गुड्स टू टेक देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। सिमिलरली ये देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी एग्जांपल दे दिया कि रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट में ट्रेवल टू अनदर स्टेट टू परचेज व्हीकल फ्रॉम दैट स्टेट टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, रोड टैक्स वगैरह वगैरह। तो ये सब के लिए जो काम किया जाता था, तो 1 अक्टूबर 23 से एक नया क्लॉज आ गया जिसने क्या बोला कि लोकेशन विल बी द लोकेशन एज पर एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई। तो जो भी आपने लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मतलब बायर का एड्रेस अगर बिल में नोट किया है सेलर ने, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ बायर हो गया। करेक्ट, एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर वेयर एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द, और एड्रेस का मतलब अब कई बार ऐसा भी नहीं होता कि बायर कंप्लीट एड्रेस दे, बस वो आपको बोल देगा मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो अगर आपने उतना भी लिख दिया तो भी माना जाएगा कि एड्रेस इज ऑन रिकॉर्ड। For the purpose of this clause, reading of name of state of the said person in invoice is deemed to be recording of address। तो माना जाएगा कि आपने खाली स्टेट का भी नाम लिख दिया तो मतलब पूरा एड्रेस है
ये माना जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति वैसे ही अनरजिस्टर्ड है। तो ये ओवर द काउंटर सेल के लिए एक नया क्लॉज इंसर्ट हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई में 10(1)(CA करके। तो ये ध्यान रखना, सवाल डेफिनेटली बनेगा। क्लैरिफिकेशन, फिर अब अगले ये तो इंसर्शन था, दो तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ नया सेक्शन सबसेक्शन ही आ जाए या कुछ सर्कुलर्स के थ्रू क्लैरिफिकेशन है। सर्कुलर्स के थ्रू क्लैरिफिकेशन मतलब वो लॉ में पहले ही है, कंफ्यूजन के लिए गवर्नमेंट ने उस सवाल का जवाब दिया है, दैट इज क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग सेक्टर। तो एडवर्टाइजिंग सेक्टर को लेके दो अलग अलग सर्कुलर गवर्नमेंट ने दिए हैं, मतलब दो तरीके के कंफ्यूजन थे। जब एडवर्टीजमेंट होता है तो टाइम स्पेस या स्लॉट बेचा जाता है, तो जब वो स्पेस बेचा जाता है तो सवाल ये उठ रहा है, अब वो एडवर्टीजमेंट जहाँ पे चलेगी, होर्डिंग जहाँ पे लगेंगी, करेक्ट। मान लीजिए कि कोई बिजनेस रायपुर का है लेकिन उसने एडवर्टीजमेंट कलकत्ता में करना है, अब वो कलकत्ता में होर्डिंग लगा रहा है, तो होर्डिंग लगा रहा है तो हो सकता है वो जिसकी जगह थी वो वहाँ का होगा, अब उसने टैक्स कौन सा चार्ज करना है। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे ये जितनी भी होर्डिंग्स लगी, इशू क्या था, there is a supply sale of space और supply sale of right to use the space on hoarding structure। तो जो ऐसी होर्डिंग्स होती हैं जिसपे एडवर्टीजमेंट होता है, तो वो क्या है, वो तो फिक्स है, इट्स अ काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये एक तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अफिक्स्ड टू अर्थ, करेक्ट। तो अब वहां पे जब आप ये होर्डिंग लगाते हैं और एडवर्टीजमेंट सेल ऑफ स्पेस करते हैं और उसके लिए जो पैसे चार्ज करते हैं, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये आप जानते हैं, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब वो सप्लायर कहाँ का है वो देखो, और लोकेशन ऑफ होर्डिंग कहाँ है वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से वो सेम स्टेट हुआ तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, वो डिफरेंट स्टेट हुआ तो उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ वेंडर, तो वो एक वेंडर का है, टू द क्लाइंट एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर डिस्प्ले ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट ऑन द सेड होर्डिंग स्ट्रक्चर। व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय वेंडर टू एडवर्टाइजिंग। तीन लोग होते हैं, एक होता है जिसका वो चीज है, वेंडर, उसको बोलते हैं वेंडर। मैं हूं एडवर्टाइजिंग कंपनी और आप हैं जो एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं, आपने मुझे कांटेक्ट किया कि भैया आपकी एडवर्टीजमेंट चलनी चाहिए, तो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, ये तो एक सर्विस है एडवर्टाइजिंग की जो मैं आपको दे रहा हूँ। पर एक है जो मैंने उससे टाइम स्लॉट लिया, स्पेस लिया कि भैया तेरे इस जगह पे होर्डिंग लगेगी और ये मेरा क्लाइंट है, इसकी एडवर्टीजमेंट चलनी चाहिए। तो अभी बात चल रही है मेरे और उस वेंडर के बीच में, वेंडर एंड द एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो हम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर तो वेंडर की जगह है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा, जहाँ पे वो होर्डिंग अफिक्स्ड है, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई देखिए कैसे निकाला जाएगा, 12(3) और 12(3) किसका था, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में देयरफॉर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सेल ऑफ स्पेस on hoarding structure for advertising or grant of rights to use hoarding structure for advertising in this case would be location where such hoarding structure is located। तो जहां पे वो होर्डिंग लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, वेंडर जहां का है वो देखा जाएगा, सेम स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी, डिफरेंट स्टेट आईजीएसटी। फिर उसी में अब अगला सवाल उठा कि कई बार ये ऐसा नहीं होता, देयर में बी अनदर केस where advertising company wants to display its advertisement on hoardings billboard at specific location availing the service of vendor। Responsibility of arranging the hoardings billboard lies with the vendor who may himself own such structure। अब ये जवाबदारी वेंडर की, वेंडर की खुद की जवाबदारी है कि वो किस जगह पे लगवा रहा है, करेक्ट। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस पे क्या बोला, अब ये एडवर्टाइजिंग की सर्विस माना जाए, और एक तरीके से such services provided by vendor to advertising company are purely in nature of advertisement service। ये फिर इमूवेबल, मैंने कोई स्लॉट नहीं बेचा, सेल ऑफ स्पेस नहीं किया, करेक्ट। तो ये एडवर्टाइजिंग की सर्विस है, और उस केस में 12(3) जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई था वैसे डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो वो कैसे डिटरमाइन होगा, फिर वहां पे लगेगा जनरल रूल दैट इज 12(2)। और जनरल रूल क्या बोलता है ये हम जानते हैं, करेक्ट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो अगेन रेसिपिएंट की जगह, अदरवाइज बाय। तो कब 12(2) लग रहा, कब 12(3) लग रहा, उसी को लेके क्लैरिफिकेशन, ठीक। एग्जेम्पशन,
ज़्यादातर आप ये देखे ही है, तो आप अपने बुक में अपडेशन में देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी कुछ एग्जाम्शंस विड्रॉ जो हुई हैं, कुछ एग्जाम्शन जो नहीं डाली गई है। तो मोस्टली जैसे इसरो की सर्विस, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, न्यू स्पेस इंडिया, ये सब हट चुका है। ये देखिए वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये सब एंट्री नंबर दिया हुआ है, तो उससे आप इजीली इसको वेरीफाई करेंगे। ज़्यादातर गवर्नमेंट की सर्विसेज में चेंजेस है, करेक्ट। तो आपके बुक में मोस्टली ये सारी चीज़ें मैक्सिमम टू द एक्सटेंट अपडेटेड है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो ये यहाँ से भी एक्सक्लूजन है क्योंकि ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम नहीं होता है, ठीक। उसके अलावा ये देखिए हर जगह मतलब चेंज आपको क्या मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही एडिशन। तो एंट्री नंबर के हिसाब से ये सारे एग्जाम्शंस जो हैं अपडेट हुए हैं। हर जगह देखिए एडिशन क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एडिशन किया जा रहा है अलग अलग एंट्रीज में, ठीक। तो ये गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, इसके अंदर देखेंगे ये सब सर्विसेज बेसिकली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट वाली जो सर्विस की लिस्ट है, वहाँ पे आपको ये सारी एंट्री नंबर में दिख जाता है, ठीक। तो ये सब जगह मेन जो चेंजेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का एडिशन हुआ है, ये कॉमन चेंज है। न्यू एग्जाम्शन एक जो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो एक नया एग्जाम्शन एक ही आया, क्या, सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी में काय की सर्विस दी जा रही, इन सब की, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट। अगर ये 5 से जुड़ी हुई सर्विस कोई किसको दे रहा है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहा है, एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी है, करेक्ट। तो ये सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंटल अथॉरिटी के अंदर आया हुआ है। टाइम ऑफ सप्लाई, जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम उधर हमने पढ़ा था, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में 6 चीजें एक्सक्लूडेड थी। कौन सी 6 चीजें एक्सक्लूडेड थी, तो पहले गैम्बलिंग, बेटिंग, लॉटरी, वो 3 तो था, वो तो था ही, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 3 ऐड हुआ। अब हमने टाइम ऑफ सप्लाई में देखा था गुड्स के केस में एक नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन 66, एक था नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। तो वो क्या चीज का था, याद करिए कि उस पे एडवांस पे अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स है तो आप पे एडवांस का डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट इररेलेवेंट क्राइटेरिया होता था। तो उनके लिए क्राइटेरिया एक ही होता था, अगर इनवॉइस इज इशूड विद इन ड्यू डेट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन ड्यू डेट, तो फिर डेट ऑन विच इनवॉइस वाज सपोज टू बी इशूड। तो ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर वो टाइम ऑफ सप्लाई बनता था इन केस ऑफ गुड्स। नोटिफिकेशन 66/27 एक्सक्लूड्स स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। इसका मतलब अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का केस है तो ये भी गुड्स ही है। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकाला जाएगा, तो वही कॉमन तरीका, इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन ड्यू डेट, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और इफ इट इज नॉट इशूड विद इन ड्यू डेट तो फिर डेट ऑन विच इनवॉइस वाज सपोज टू बी इशूड और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में इसको अमेंड किया तो एक्सक्लूड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्पेसिफाइड, और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का मतलब वही जो हमने सप्लाई में पढ़ा था, तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो है उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालोगे, क्योंकि ये गुड्स होता है। पहले तो ये समझिए ये गुड्स है, गुड्स की डेफिनेशन में कवर्ड है, और गुड्स है और साथ ही साथ सप्लाई भी है, तो इसका आपने टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। तो सवाल हमारे सामने क्या था, इनवॉइस इशूड विद इन ड्यू डेट, यही हम सवाल करते थे, यस और नो। अगर यस तो फिर डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये दोनों में से देखते थे, विच एवर इज अर्लियर। नो तो फिर हम लिखते थे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। यही जो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट था थ्रू नोटिफिकेशन 66/2017 गुड्स के केस में एक्सक्लूड किया गया था अदर देन कंपोजिशन डीलर। पर अब ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे भी ये नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। तो इनके लिए टाइम ऑफ सप्लाई अगर पैसा पहले मिल गया तो फिर जीएसटी भी लग जाएगा, और स्पेसिफाइड मतलब वही 6 लोग, करेक्ट। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का टाइम ऑफ सप्लाई भी इसी तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन 66 जो है वो इन पे अप्लाई नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड नॉमिनल एक ही चेंज बस काम का था जो अपन ने देखना था। उसके बाद
अगला एरिया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड चेंजेस में बात करें तो मोस्टली प्रोसीजरल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कहीं टाइम लिमिट बढ़ी कहीं टाइम लिमिट घटी, तो प्रोसीजरल चेंजेस हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस डन अवे विद। पहले याद करिए, जो भी टाइम लिमिट होता था रजिस्ट्रेशन का, वो टाइम लिमिट तब अप्लाई होता था अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करा। इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो 30 डेज टाइम लिमिट बढ़ जाता था REG 3 और 6 देने के लिए। अब वो जो 30 डेज था उसके अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन होना पड़ता था बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और फिजिकल वेरिफिकेशन में लिखा हुआ था प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन। अब इन द प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन मतलब जिसकी शॉप है उसको वहां पे मौजूद रहना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकली ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप जब भी जाओ वो ओनर वहां पे मौजूद रहे, तो ऐसा करते थे ऑफिसर जब भी जाते थे ओनर नहीं रहता था तो वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया। तो एक इलॉजिकल सा रूल जो था, जो चल रहा था, जिसका एक तरीके से मिसयूज भी हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसी को ध्यान में रखते हुए अब वर्ड क्या हटाया, प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन की जरूरत नहीं। प्रीमाइसेस है, बिजनेस है, आप कांटेक्ट करिए, वो व्यक्ति का वहां मौजूद रहना उस वक्त जिस वक्त आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं ये जरूरी नहीं है। तो केवल जो चेंज किया वो क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ सेट पर्सन काट दिया। तो अब वो प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। तो कल को अगर सवाल आए कि भैया ऑफिसर ने नंबर कैंसिल किया क्योंकि प्रेजेंस ऑफ द सेट पर्सन नहीं था, तो क्या वो जस्टिफाइबल है, तो सीधा सीधा ये चीज चेंज हो चुकी है। प्रोविजो टू रूल हैज बीन अमेंडेड, जिसमें क्या बोला, अगर फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन, या जो आधार ऑथेंटिकेशन जाता है लेकिन फिर भी ऑफिसर के पास पावर है फिजिकल वेरिफिकेशन करने का तो वो कर सकता है। तो वो डेटा एनालिसिस रिस्क पैरामीटर पे फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहता है, या फिर प्रॉपर ऑफिसर डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन, तो नॉर्मली उसको 30 डेज ऑफ सम, अगर रजिस्ट्रेशन की बात है तो 30 डेज का टाइम था, तो उसको करवाना पड़ता था इन द प्रेजेंस ऑफ सेट पर्सन, अब उसको खत्म कर दिया गया। ठीक। और जब बाद में करवाते हैं तो ये विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज होता था। तो ये सब चीजें वैसी है, खाली ये नया रूल क्या है वो लिख दिया गया है। चेंज क्या किया, अब फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज द चेंज। नंबर 2, दूसरा चेंज क्या, बैंक अकाउंट। याद करो, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था। तो बैंक अकाउंट जो है अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे ये ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन भी बन सकता है, सस्पेंशन, आपका नंबर सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको कब तक अपडेट करानी है, तो उसके लिए टाइम लिमिट इज 30 डेज, और डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, तो वहां तक आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू सस्पेंशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक। ठीक। यही टाइम लिमिट जो थी पहले 45 डेज होती थी, और 45 डेज और डेट ऑफ रिटर्न अंडर 39। अब आपको क्लियर है, रिटर्न अंडर 39 मतलब 3B। तो पहले क्या होता था, 45 डेज या डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 3B, तब तक आप बैंक डिटेल अपडेट करते थे। अब वो खत्म हो गया, उल्टा 45 की जगह हो गया 30 डेज, और 3B की जगह हो गया 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो अब क्या है, दिस इज द करंट लॉ, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो बैंक डिटेल आपको अपडेट करानी है विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर वो 30 दिन से पहले ही आपका GSTR 1 का ड्यू डेट आ गया है, तो बिफोर फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर 37 इन GSTR 1, या फिर क्वार्टरली वाले हो तो IFF एज द केस में भी, विच एवर इज अर्लियर। तो ये करंट है, दिस इज करंट, मतलब ये न्यू। अब ऐसा होगा कि 30 डेज के अंदर या GSTR 1 या IFF की ड्यू डेट के अंदर, विच एवर इज अर्लियर, बैंक डिटेल्स अपडेट कराना है, नहीं कराया तो कॉन्सिक्वेंस सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिस्टम, ये देखिए बोल ही दिया सस्पेंशन, सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन, मतलब अब कोई ऐसा नहीं कि कोई ऑफिसर एक्शन लेगा, सिस्टम बेस्ड, सब कुछ कंप्यूटराइज। चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके इतने दिन के अंदर, अमेंडमेंट नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट करके आपने बैंक डिटेल्स अपडेट करी कि नहीं किया, फिर वेरी वेरी गुड। अगर वो टाइमलाइन चला गया, आपकी 1 IFF की ड्यू डेट चली गई या 30 दिन चले गए और आपने बैंक डिटेल अपडेट नहीं किया, सब कुछ सिस्टम जनरेटेड, ऑटोमेटिक आपका नंबर क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। तो अब आप अपना IFF 1 फाइल ही नहीं कर सकते। अब अगर फाइल करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले बैंक डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप बैंक डिटेल ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक रेवोकेशन भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक रेवोकेशन मतलब वापस जिंदा भी हो जाएगा। तो ये सब कंप्यूटराइज्ड होगा। तो ये पूरा वही कहानी है, में क्या होगा, ऑटोमेटिक पहले सस्पेंशन हो जाएगा, और फिर अगर आपने जैसे ही वो कंप्लायंस किया तो फिर वो रीस्टोर भी हो जाएगा, मतलब रेवोकेशन भी हो जाएगा आपके सस्पेंशन का।
टाइम लिमिट फॉर रेवोकेशन को भी बढ़ा दिया गया था। पहले रेवोकेशन के लिए एप्लीकेशन आपको कितने दिनों में देना पड़ता था, 30 डेज के अंदर, पर अब वो टाइम लिमिट हो चुका है 90 डेज, विच कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू 180 डेज। तो अब यानी मेरा नंबर कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होने के बाद 90 डेज के अंदर अंदर यू कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन। ये चेंज हम ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में पहले ही देख चुके हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days from date of service of order of cancellation of registration। and order of cancellation of registration मतलब REG 19। तो REG 19 ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन था, वो जिस तारीख को आया सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, उसके पहले ये काम 30 दिन में करना पड़ता था, अब 90 डेज में होगा, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं टू 180 डेज बाय कमिश्नर। रूल 8 ऑनलाइन गेमिंग वालों के लिए कि अगर वो बाहर रहते हैं, तो अगर उन्होंने इंडिया में टैक्स देना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसके लिए डिक्लेयरिंग देयर पैन एंड स्टेट फॉर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, इतना कंपल्शन नहीं होगा अगर वो बाहर के लोग रहेंगे। तो टू एक्सक्लूड पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया, करेक्ट। तो ये एक तरीके से ओडार से कनेक्ट कर हो रहा है, भाई वो सप्लायर बाहर का है, रेसिपिएंट इंडिया का है, तो आप उससे ये पेन वैन सेल उसको नहीं मांगोगे, तो इट विल एक्सक्लूड, क्योंकि वो लायबल ही नहीं है इंडिया में पेन के लिए एक बार के लिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन विथ एग्रीगेट टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट परमिटेड टू सप्लाई गुड्स थ्रू इको। याद करिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन फंस जाता है। सर्विस वालों को तो ये बेनिफिट मिलता था कि सर्विस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दें तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, तो ये एक तरीके का मतलब थ्रेशोल्ड का बेनिफिट उनको मिलता था। तो ये एक तरीके का डिस्क्लेमर डिफरेंस था सर्विस देने वाले और गुड्स वालों के बीच में। अब क्या हो गया, तो जो गुड्स बेचते हैं उनको भी परमिशन मिल चुकी है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप बेचे तो आप बेच सकते हो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन शर्त है, शर्त क्या, कि बेचना उसी स्टेट में, आप किसी दूसरे स्टेट में नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर दूसरे स्टेट में बेचा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो इस पॉइंट से तो निकल जाओगे, इंटर स्टेट सप्लाई में फंस जाओगे, तो वो नहीं करना है। आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के अंदर होना चाहिए, और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो आपसे जानकारी मांग रहा है वो देना पड़ेगा। तो जिस्टिन ना लेके आपको एक नया नंबर लेना पड़ेगा, विच इज एनरोलमेंट नंबर जीएसटी में, और वो एनरोलमेंट नंबर आपको सप्लाई करना पड़ेगा। एनरोलमेंट नंबर इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन ये उन लोगों की पहचान के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स को बेचना चाहते हैं लोकल विद इन द लिमिट, ताकि ई कॉमर्स ऑपरेटर चेक कर सके कि आपने जो भी सेल किया आपका टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट है कि नहीं, करेक्ट, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कहीं भी बेचा जा सकता है। तो बेचना इंट्रा स्टेट है, ऐसी कई सारी शर्तें जो है वो डाली गई है, क्या, कि वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेगा, नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स इन मोर देन वन स्टेट, रिक्वायर्ड टू हैव अ पेन, उसके पास पेन होना चाहिए, और ये जानकारी वो ई कॉमर्स को देगा पेन एड्रेस स्टेट के साथ, तो उसको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, एक व्यक्ति को एक से ज्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड बाय सच पर्सन थ्रू इको अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर ऑन कॉमन पोर्टल। जब तक एनरोलमेंट नंबर नहीं आता तब तक आप इको के थ्रू नहीं बेच सकते। वेयर सच पर्सन आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन, बाद में मान लो आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका एनरोलमेंट नंबर इनएक्टिव है, करेक्ट। सो ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर 25 एनरोलमेंट नंबर शैल सीज टू बी वैलिड फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन रजिस्टर्ड हुए, जिस दिन मिला, एनरोलमेंट नंबर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंजेस थे। टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, ई इनवॉइस की लिमिट 5 करोड़ हो चुकी है 1 अगस्त से, ये हम जानते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रजिस्टर्ड सोली फॉर पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस, जो खाली टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपने ई इनवॉइसिंग आपने उनको सप्लाई कर रहे हैं तो क्या ई इनवॉइसिंग करना पड़ेगा, तो टर्नओवर सप्लायर का देखना है। सप्लायर का अगर एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 22-23 तक किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एएटीओ 5 करोड़ से ऊपर है तो फिर आप क्या हैं, आप लायबल हैं ई इनवॉइसिंग के लिए। तो यही उसका क्लैरिफिकेशन है कि रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड फॉर जनरेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग इज रिक्वायर्ड टू इशू ई इनवॉइस, तो उसको ई इनवॉइस देना कंपलसरी रहेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स में 50 सबसेक्शन 3 जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन को लेके था, तो इंटरेस्ट में रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी जब आप करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा देखा गया कि मैंने आईटीसी क्रेडिट लेजर 3B में ले लिया,
करेक्ट, लेकिन मैंने यूज किया ही नहीं, वो क्रेडिट लेजर बैलेंस के तौर पे पड़ा हुआ। तो अब सवाल था इंटरेस्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो जब इंटरेस्ट निकाला जाएगा तो ओवरऑल जितना आपका क्रेडिट बैलेंस है, आईजीएसटी में रॉन्ग अवेलमेंट किया तो केवल आईजीएसटी का बैलेंस नहीं, टोटल आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी ये सब का बैलेंस देख के इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। इशू क्या था, वेदर इन केस ऑफ रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन एंड रिवर्सल देयर ऑफ, पहले लिया था फिर बाद में उसने रिवर्स कर दिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर 88B, whether balance of ITC available in electronic credit ledger under the head IGST only needs to be considered or total ITC available in electronic। हो सकता है मैंने IGST क्रेडिट लेजर में मेरा बैलेंस था 50,000, करेक्ट, लेकिन CGST SGST में भी तो 20-20 हजार बैलेंस था। अभी मैंने टोटल 90,000 रिवर्स करना था, तो अब जो रिवर्सल है ये मानो कि 50,000 क्रेडिट था तो 40,000 पे इंटरेस्ट लगा दूं कि टोटल देखेंगे। तो ऐसे केसेस में बोला गया since amount of ITC available in credit ledger under any of the head IGST, CGST, SGST can be utilized for payment of liability of IGST। IGST की liability तो आप किसी से भी यूज कर सकते हो, IGIG से, CGIG से, SGIG से। इट इज टोटल ITC। जवाब क्या है, तो टोटल क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखना है, टोटल ITC available in the electronic credit ledger under all the three heads taken together that has to be considered for calculation of interest। कि आपने टोटल रिवर्स किया मान लो 1 लाख रुपए, आपके टोटल क्रेडिट लेजर में बैलेंस 90,000 था तो केवल 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। उसमें अगर आईजीएसटी में 50,000 था तो 50,000 डिफरेंस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, करेक्ट, केवल 10,000 पे लगेगा। टोटल क्रेडिट लेजर का बैलेंस देखा जाता है। ठीक, तो वही चीज है। टीडीएस से रिलेटेड एक ही चीज था, टीसीएस जो ऑपरेटर है वो इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा इलेक्ट्रॉनिकली किसको, पहले बोला था जिसका भी टीसीएस ले रहा है उसका इंफॉर्मेशन देना, तो भैया जो अनरजिस्टर्ड है उसका इंफॉर्मेशन कैसे दोगे, तो केवल ओनली टू रजिस्टर्ड सप्लाई। तो ये जो इंफॉर्मेशन है यानी इको ने आपका जो टीसीएस लिया, अब आपको वो कैसे पता चलेगा, तो ये इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट टीसीएस वाला रजिस्टर्ड सप्लायर को देगा, रजिस्टर्ड सप्लायर जाके उसको एक्सेप्ट कर ले और वो उसके कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा जो भी टैक्स कटा था। दिस वाज द केस कि डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर 52(1) furnished by ICO shall be made available electronically to each of the registered supplier। तो वो एक स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड सप्लायर को मिलेगा। लास्ट चैप्टर पे अगर अपन आ रहे हैं तो वो है रिटर्न्स। रिटर्न्स में लेके क्या चेंजेस क्या अमेंडमेंट्स हैं, रिटर्न की बात करें तो मोस्टली एडिशनल केसेस प्रिस्क्राइब्ड, जितने भी बाकी चेंजेस करे वो सब अब रिटर्न पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एडिशनल केसेस जहां पे धमकी, डिबेट फ्रॉम आउटवर्ड सप्लाई, वन फाइल करने नहीं देंगे, ऑलरेडी बहुत सारी धमकी मिलती थी, पिछला 3 भी फाइल नहीं करो तो वन फाइल करने नहीं देंगे, करेक्ट, तो ऐसी धमकियां जो थी उसमें ही एक धमकी है रूल 88D। अब आप जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें 2B में जितना क्रेडिट दिख रहा है 3B में आपने एक लिमिट से ज्यादा क्रेडिट ले लिया तो तुरंत रूल 88D के मुताबिक एक नोटिस आपको मिल जाएगा। उस नोटिस का 7 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका 2B में क्रेडिट दिख रहा है 5 लाख, आपने 3B में क्रेडिट ले लिया 50 लाख, तो भैया इतना क्रेडिट कहाँ से ले लिया आपने, तो डिफरेंस जो 45 लाख से तुरंत आपको रूल 88D में एक नोटिस आएगा अगला रिटर्न फाइल करने से पहले कि भैया ये 45 लाख का डिफरेंस एक्सप्लेन करो। आइदर यू हैव टू ऑफर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये 45 लाख का डिफरेंस क्यों है, रीजन जस्टिफाई करिए, उसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा 7 डेज में। अगर या फिर एक्सेप्ट करो लाइबिलिटी और पे करो विद इंटरेस्ट, जो आपने एक्स्ट्रा 45 लाख का क्रेडिट लिया है वो 45 लाख विद इंटरेस्ट आप पे करिए। 7 डेज के अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा। ये काम आपने नहीं किया, ना रिप्लाई दिया, करेक्ट, ना आपने वो टैक्स का पेमेंट किया, रिवर्सल किया आईटीसी का, और अगले महीने का 1 की ड्यू डेट आ गई, अब आप वो फाइल करने जा रहे हो, नहीं करने दिया जाए, यू आर डिबेयर्ड। इसका मतलब अ रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम इंटीमेशन हैज बीन इशूड, मतलब वो नोटिस ऑन कॉमन पोर्टल अंडर 88D in respect of tax period shall not be allowed to furnish one for subsequent tax period unless उसने दो में से एक काम करना था, either he has paid, या तो गलती मान ले कि मैंने ज्यादा क्रेडिट लिया था और पे कर दे डिफरेंस, पे द अमाउंट इक्वल टू एक्सेस आईटीसी एज स्पेसिफाइड इन द सेड इंटीमेशन और फर्निश द रिप्लाई एक्सप्लेनिंग रीजन। ये 3B 2B का डिफरेंस है आईटीसी का, तो या तो रीजन एक्सप्लेन करो या पे करो। अ रजिस्टर्ड पर्सन, और ये दूसरा तो आप जानते ही है, शेल नॉट बी अलाउड टू फर्निश, अगर उसने रूल 10 है मतलब बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं किया, डिबेट 1 फाइल करने नहीं मिलता। ये वही रूल 88D पूरा बता रहा है, रूल 88D जो मैंने आपको समझाया
7 डेज के अंदर रीजन दीजिए या फिर पे करिए, पे 3 भी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट करिए। अगर ऐसा करोगे तो ठीक है, फिर अगला वन फाइल करना, वरना वन आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ये पूरे टोटल अमेंडमेंट्स फॉर मे 24 एग्जाम थे आपके, जो हमने डिस्कस किए ईच टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। उम्मीद करता हूँ अमेंडमेंट्स आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।